मेरा पति परदेश चला गया था। रात को जब मैं अकेली सो रही थी तो मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई थी, जिससे मैं बहुत डर गई। सुबह मेरी सास को जब मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी ननद के साथ सोया करो। रात को जब मैं अपनी ननद के पास सोने के लिए गई तो वह बहाने बनाने लगी, लेकिन मैं भी ज़बरदस्ती उसके कमरे में सो गई। आधी रात को उसने सोचा मैं सो चुकी हूँ। उसके बाद जो मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई। वो खिड़की खोलकर वहाँ से बाहर की ओर चली गई। हकीकत का पता लगाने के लिए अगली रात मैं उसका पीछा करने लगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए यह देखकर कि वह एक बाग में आती है और वहाँ मुर्दों के साथ। मेरी शादी जब से गांव के इस भूतहा हवेली में हुई थी, मेरी ज़िंदगी में अजीबोगरीब वाक़या हो रहे थे। पहला हादसा तो यह हुआ कि मेरा पति विदेश कमाने गया था। अब इस घर में मैं, मेरी सास और मेरी ननद ही थे। एक रात मैं अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी कि मुझे बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरे ज़हन पर एक खौफ सवार हो गया। उसके बाद मैं सोने के लिए लेटी, मगर फिर भी मेरा दिल डर के मारे काँप रहा था। भोर तक मुझे नींद नहीं आई। उसके बाद ना जाने कब मेरी आँख लग गई। अचानक मेरी सास ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाया। बहू, अभी तक सो रही हो? उनकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई। मुझे अभी 1 ही घंटा हुआ था लेटे हुए। मैं आंखें मलती बाहर आई। वह मेरी सुर्ख आंखें देखकर हैरान रह गई। क्या हुआ है बेटी, सब ठीक तो है? तब मैंने उन्हें सब बता दिया कि रात को किसी की कदमों की आवाज़ सुनकर मैं डर गई थी। हाँ बेटी, यह घर ही इतना बड़ा है कि अच्छे खासे इंसान को डर लगने लगता है। तुम ऐसा करो, कल से अपनी ननद के कमरे में सो जाओ। आखिर को वह तुम्हारी बहन की तरह है। सास की यह बात अजीब सी लगी। अपनी बेटी के बजाय उसे मेरी ननद कह रही थी। अच्छा अम्मा, ठीक है, मैं कल से अवनी के कमरे में सो जाऊंगी। मैंने खुशी से अपना सिर हिला दिया और आकर घर में नाश्ता बनाने लगी। अभी तक अवनी सोकर नहीं उठी थी। हमने उसे जगाया, फिर सबने नाश्ता किया और फिर वह कॉलेज चली गई। दिन भर में यही सोच रही थी कि आखिर रात भर वह आवाज़ें किस चीज़ की आ रही थी। रात को मैंने सोने के लिए अवनी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर उसके चेहरे पर आश्चर्य उतर आया। क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है? मैंने कहा, अम्मा जी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊँ। तो अवनी कुछ देर सोचती रही, फिर कहने लगी, भाभी, मैं आपको अपने कमरे में नहीं सोने दे सकती। मैं रात देर तक पढ़ती हूँ, कमरे की बत्ती चलती रहती है, आपको नींद नहीं आएगी। अवनी की बात पर मैंने उसके हाथ थाम लिए। नहीं अवनी, कोई बात नहीं, मुझे नींद आ जाएगी। अपने कमरे में मुझे डर लगता है, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मेरी बात पर उसने एक बार फिर मुँह बना लिया और बोली, ठीक है भाभी, कल से आप मेरे कमरे में सो जाइएगा। नहीं अवनी, मैं आज भी आपके कमरे में सोऊंगी। कल रात को मैंने अजीब सी आवाज़ें बाहर वाले आंगन में सुनी थी। उसके बाद से मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं अपने कमरे में सोऊं। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई अपना बिस्तर और तकिया लाने। लेकिन मैं कंबल वगैरह लेकर वापस आई तो अवनी दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अपने कमरे में जाकर सो गई, मगर रात भर वही होता रहा। अजीब सी आवाज़ों ने मेरा दिल दहला कर रख दिया। अगली सुबह सास ने पूछा। मैंने शिकायत कर दी कि अवनी ने अपने कमरे में मुझे जगह नहीं दी। सास ने अवनी को डांट दिया और बोली, आज से तुम उसे अपने साथ सुलाओगी। मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अब अवनी के पास कोई बहाना नहीं था। रात को उसके कमरे में मैंने अपनी जगह बना ली और बिस्तर डालकर
सो गई। रात को ना जाने कौन सा पहर था कि अवनी को प्यास लग गई। उसने मुझे हिलाकर जगाया, बोली, भाभी मुझे बहुत प्यास लग रही है, आप जाकर पानी ले आओ, मेरी तबीयत में घुटन महसूस हो रही है। अवनी की बात सुनकर मैं फौरन घबरा गई। क्या हुआ अवनी, तुमने रात को क्या खाया था? भाभी आप नहीं चाहे तो मैं खुद पानी लेकर आती हूँ, अवनी ने कहा। तो मैं शर्मिंदा होकर उठकर खड़ी हुई। दरवाजे से जब बाहर निकली तो मैंने देखा अवनी गुस्से भरी निगाहों से मुझे घूर रही थी। खैर मैं पानी लाने चली गई। पानी लेकर जैसे ही मैंने दरवाजे पर आकर दरवाज़ा बजाया तो यह देखकर हैरत में पड़ गई कि उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। मैं घर में ज़्यादा शोर भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए धीमे से हल्की हल्की आवाज़ दे रही थी, अवनी अवनी दरवाज़ा खोलो। मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मेरी तो जैसे डर के मारे जान ही निकल गई। रात के अंधेरे में घर भी इतना खुला खुला था कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए भी डर लगता था। मगर क्या करती। पूरे 10 मिनट तक अवनी के कमरे के बाहर खड़ी रही, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मजबूरन मैं दौड़ते दौड़ते अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मुझे डर लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे में पहले से मौजूद है। मैंने बाहर के रास्ते की रोशनी जलाई, अच्छी तरह अपने कमरे में देखकर अंदर गई और फिर दरवाजे की कुंडी लगाई और बेड पर लेट गई। काफ़ी देर यूं ही गुजर गई। रात को न जाने कौन सा पहर था कि शोर से मेरी आँख खुल गई। बिल्कुल वैसा ही शोर मुझे दोबारा अपने कानों में महसूस हुआ तो घबराहट सर पर सवार हो गई। डर के मारे मैं अपने बिस्तर में ही दुबकी रही। काफ़ी देर गुजर गई, शोर आना बंद हो गया। अब मुझे राहत की सांस आई। वापस सोने के लिए लेट गई और सुबह मेरी आँख खुली। मगर अब मैंने तय कर लिया कि अवनी की चालाकी मैं नहीं सहूँगी। आखिर वह मुझे अपने कमरे में सोने क्यों नहीं देती। मैंने ना सास से गिला किया ना ही अवनी से शिकायत की, लेकिन मुझे फिर रहा नहीं गया। हल्का सा जिक्र किया तो अवनी मुझ पर उल्टा ही चढ़ बैठी। भाभी रात को मैंने आपको पानी लाने भेजा था, उसके बाद ना जाने आप कहाँ चली गई। मैं आपका इंतज़ार करती रह गई। अवनी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि यह झूठ क्यों बोल रही है, लेकिन अगर मैं उससे पूछती तो वह सच थोड़ी ना बताती। मैं अगली रात में फिर से अवनी के कमरे में सो गई। रात को वही तमाशा हुआ। उसने मुझसे पानी के लिए जगाया। मैं उससे वादा लिया कि वह दरवाज़ा बंद नहीं करेगी, लेकिन उसने फिर से वही हरकत की, दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर से मुझे अपने कमरे में जाकर सोना पड़ा। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अवनी को पानी देने नहीं उठूँगी। अगली रात को मैं उसके कमरे में सो गई। रात को ठीक 2 बजे उसने मुझे वैसे ही जगाया, बोली कि भाभी घबराहट हो रही है, मेरे लिए ज़रा सा पानी तो लेकर आओ। मगर अब की बार मैंने आँख नहीं खोली। सोने की भरपूर एक्टिंग की तो वो मुझे जगाने की कोशिश करती रही, मगर मैंने भी आँख ना खोली। वह समझ गई कि मैं उठने वाली नहीं हूँ। फिर उसने मुझे 2-3 ऊंची आवाज़ में पुकारा। मैंने जवाब ना दिया तो उसे यकीन हो गया कि मैं सो रही हूँ। तब उसने धीरे से अपने कमरे की अलमारी खोली, उसमें से एक पोटली सी निकाली। उसने फिर एक नज़र दोबारा मुझ पर डाली और अपने कमरे की खिड़की खोली। फिर इधर उधर देखा और खिड़की से छलांग लगा दी। यह देखकर मेरे तो पसीने छूट गए थे। हे भगवान, ये जवान लड़की रात के वक्त कहाँ जा रही है? उसे कुछ तो मालूम होना चाहिए कि घर की इज्जत है। उसके भाई परदेश कमाने गए हैं ताकि अपनी बहन को पढ़ा सके, और उसे देखो क्या चक्कर चला रही है। एक बार मेरा दिल चाहा कि जाकर मैं अपनी सास को बता दूं कि ये आधी रात को किससे मिलने गई है, मगर फिर सोचा कि उससे हम सभी की बदनामी है। पहले मैं अवनी को खुद समझाकर देखूंगी।
मैं बिस्तर पर लेटी ही थी कि दोबारा खिड़की खोलने की आवाज़ आई। देखा तो अवनी कमरे की खिड़की से दोबारा अंदर आ रही थी। उसने वह पोटली वैसे ही अलमारी में बंद की और फिर चाबी अपने पास रखकर सो गई। मैं हैरत से उसे देखती रह गई। अब मेरी समझ में आया कि अवनी मुझे रात को पानी पीने के बहाने बाहर क्यों भेजती थी। खैर, मेरे हाथ में एक सीरा तो आया। अगले दिन अवनी के कमरे में सोने से पहले उसे सख्ती से मना कर दिया कि वह रात को मुझे जगाया ना करे। मेरी नींद में खलल पड़ता है। बल्कि मैंने खुद ही पानी डालकर उसके टेबल पर रख दिया। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था कि वह मुझे जगाए। फिर अवनी रात के उस पार अपने बिस्तर से उठी और अलमारी में झांकने लगी। उसकी नज़र में मैं सो रही थी, पर मेरे कान उसके आहट पर लगे हुए थे। उसने बिल्कुल वैसे ही खिड़की खोली और बाहर को कूद गई। मैं हैरत से उसे जाती देखती रही। फिर मैंने भी धीरे से अपने बेड से उतरी और अवनी की तरह खिड़की से कूद गई। उस खिड़की की ऊंचाई ज़्यादा नहीं थी। यह घर की पिछली तरफ खुलती थी। मेरे पाँव में जूते भी नहीं थे। आसपास कांटे और छोटी चीज़ें मेरे पाँव में चुभकर उस सफ़र को मुश्किल बना रही थी। मगर अवनी काफ़ी तेज़ तेज़ कदम उठाती आगे की तरफ बढ़ रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे गई। मुझे डर लग रहा था, मगर फिर सोचा कि अगर मेरी ननद इतनी बहादुर हो सकती है तो मुझे क्या मसला है, जबकि मैं तो सच की तलाश में जा रही हूँ। उस घर की इज्जत बचाना चाहती हूँ। थोड़ी दूर जाकर अवनी ने पीछे मुड़कर देखा, मगर भगवान का शुक्र है कि उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। वह एक पुराना बाग सा था। अवनी उसके अंदर चली गई। फिर एक जगह इधर उधर देखकर बैठ गई। वह शायद कोई कब्र थी। वो कब्र के पास बैठकर मिट्टी खोदने लगी। मेरे तो पाँव में से जान निकलती महसूस हुई। अवनी यह सब क्यों कर रही थी? वह पागल तो नहीं हो गई थी? मैंने और कुछ ना देखा और उल्टे एकदम वहाँ से वापस आ गई। अब मैं सोचने लगी कि अवनी को काबू कैसे करूँ। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। घर के सारे दरवाजे बंद होते हैं, इसलिए अवनी के आने और जाने का रास्ता सिर्फ खिड़की था। मैंने उस खिड़की को अंदर से बंद कर दिया और खुद पास ही बैठ गई। उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद मुझे उसके आने की आहट हुई। मैं चौकन्नी हो गई। अवनी ने हल्के से खिड़की खोलने की कोशिश की। तभी मैंने सरगोशी की आवाज़ में कहा, अवनी, मुझे तुम्हारी हकीकत पता चल गई है, लेकिन जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगी मैं खिड़की नहीं खोलूँगी। सुबह तक तुम घर से बाहर रहोगे ना, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, इसका अंदाज़ा तुम खुद ही लगा लो। मेरी बात पर अवनी गुस्से में आ गई। भाभी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जल्दी दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है। सर्दी लग रही है। अवनी की जल्दबाजी बता रही थी कि वह भी डर गई है, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं खिड़की नहीं खोलूँगी जब तक वह मुझे सारी बात नहीं बता देती। भाभी, तुम एक बार खिड़की खोलो, अंदर आकर तुम्हें सारी बात बताती हूँ। अब वो मेरी मिन्नतें करने लगी। फिर मैंने उसे कसम दी कि वह मुझे सारी बात सच सच बताएगी। तब मैंने खिड़की खोल दी। वह खिड़की से अंदर दाखिल हुई और मुझे गुस्से से देखने लगी। भाभी, भगवान का खौफ करो, तुम मुझ पर शक करोगी। मैं भगवान से डरती हूँ। मुझे अपने भाइयों की कमाई का एहसास है। मैं कोई गलत काम करने नहीं गई थी। यह कहते हुए अवनी अलमारी की तरफ बढ़ी और वहाँ पोटली रखने लगी। मैंने पोटली उसके हाथ से ले ली। तुम मुझे सारी बात बताओ, जैसा कि तुमने वादा किया था, वरना मैं अम्मा को सब बता दूंगी। मेरी धमकी पर वह डर गई। अच्छा भाभी, बैठो, तुम्हें सब बताती हूँ। इस पोटली में क्या है यह भी दिखाऊंगी। यह कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मेडिकल कॉलेज में मेरा पहला साल था। पहले ही दिन
लड़कों ने मुझे तंग करने की कोशिश की। आप तो जानती है मैं बात बात पर डर जाती हूँ। शायद मेरी यही मासूमियत ज़मींदार के बेटे को पसंद आ गई। बस फिर क्या था, वह तो मेरे पीछे ही पड़ गया। मैंने उससे जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं जहाँ भी जाती वह मुझे पहले से वही खड़ा मिलता। कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह शिकारी और मैं उसका शिकार हूँ। मैं जितना भी कोशिश करती उससे बचकर ना जाती। एक दिन मैंने उसे मिन्नतें की कि भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मेरे भाई परदेश में है, वह मेरे लिए रुपए कमाते हैं, मुझे फीस भेजते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कॉलेज में आकर ऐसी बातें करूं। मेरी बात पर वो खूब हंसने लगा। कहने लगा, तुम्हारी जान छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मुझसे एक मुलाकात करनी होगी ताकि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। फिक्र ना करो, किसी अकेली तन्हा जगह पर तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। बड़े होटल में तुम आ जाओ जहाँ सब लोग खाना खाते हैं, वहाँ मुलाकात कर लो। मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बताऊंगा। अगर मैं तुमको अच्छा आदमी नहीं लगता तो तुम मुझे छोड़ देना, मैं कुछ भी ना कहूँगा। मुझे उसकी बातें पसंद आई। सोचा कि शायद एक बार मुझसे मिलने की ख्वाहिशमंद है। मुझे उससे एक डेट दिया होटल में मिलने के लिए, जहाँ उसने मुझे बुलाया था। मैं इसीलिए बेफिक्र थी क्योंकि मैं उस होटल में पहले भी जा चुकी थी। अक्सर वहाँ पर 200-300 लोग बैठे होते थे। वहाँ डरने वाली कोई बात नहीं थी। हमने होटल के दूसरे फ्लोर पर मिलना था, जहाँ पर तकरीबन 300-400 कुर्सियाँ लगी हुई थी। जिस टाइम पर उसने मुझे बुलाया था मैं उसी टाइम पर वहाँ पहुँच गई। मैंने कहा, हम नीचे बैठकर बात कर लेते हैं। वह कहने लगा, यहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी। वहाँ तो 2-4 लड़के ही बैठे हैं। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी इज्जत को बाज़ारों में रुसवा करूँ। उसकी यह फिल्मी लाइन मुझे बहुत पसंद आई। खैर, ऊपर जाकर मैंने देखा वहाँ पर पूरा हॉल खाली था। एक भी आदमी वहाँ नहीं था और दरवाजे पर भी कोई ना था। अब मुझे डर का एहसास हुआ। मैंने कहा कि तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या तुमने यह हॉल बुक करवाया है? उसने हाँ में सर हिलाया और एक शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर आ गई। तुम मुझे किस लिए यहाँ लाए हो? मैंने गुस्से और नफरत से उसे देखा। उसने मुझे आगे बढ़कर रुसवा करने की कोशिश की तो मैंने उसके मुंह पर चाटा लगा दिया। वो गुस्से से तिलमिला उठा। मैं जल्दी से बाहर भागी तो वो मुझे बालों से खींचकर अंदर करना चाह रहा था। इतने में एक लड़का ना जाने कैसे फरिश्ता बनकर ऊपर आया। उसने राहुल को गिरेबान से पकड़कर मुझे उससे आज़ाद कराया। मैं उसका शुक्र अदा करती नीचे आ गई। राहुल की नीयत पता चलने के बाद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर उसने मुझे इतनी घटिया लड़की क्यों समझा? क्या इसमें मेरी कोई गलती है? यही बातें सोचती मैं घर आ गई। उस दिन मेरा कॉलेज में दिल नहीं लगा। मैं उस अजनबी के बारे में सोच रही थी कि जिसने मुझे राहुल की गंदी निगाहों से बचाया था। 3 दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि वह हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है और उसे मेरे और राहुल की मुलाकात का भी पता था। तभी वह मेरा छिपकर पीछा कर रहा था। जब यह बात मुझे मालूम हुई तो मैंने उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा किया। उसका नाम आरव है। राहुल एक ताकतवर लड़का था। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए आरव को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और उसके बस में होता तो वो उसकी जान ले लेता, मगर ऐसा नहीं कर सका। यहाँ तक कि हमारा आखिरी साल आ गया। अब राहुल ने अपनी कमीनी दिखाना शुरू कर दी। पूरे साल की मेहनत का फल हमें मिलना था। जब हमारे एक प्रोफेसर ने आरव को एक ऐसा काम करने को दिया जिससे हमारे लिए करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, राहुल ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। ऐसा जाल बिछाया कि आरव कम से कम उस तजुर्बे में फेल हो जाए और उससे प्रोफेसर के सामने जिल्लत उठानी पड़े।
उस तजुर्बे के लिए हमें इंसानी हड्डियों का ढांचा बनाना था, जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था कि वह कहाँ मिलेगा। आरव ने बहुत कोशिश की, मगर राहुल की ताकत की वजह से यह भी नामुमकिन था। कॉलेज के आसपास उसकी जान पहचान बहुत थी, इसलिए आरव को हर बार नाकामी का मुंह देखना पड़ता था। ऐसे में उसका साथ देने के लिए मैंने ठान लिया। मैंने पुराने कब्रों में तलाश करना शुरू कर दी। मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ जीन और भूतों के हवाले मशहूर भी है और वहाँ पर अक्सर हड्डियाँ पड़ी नजर आती है। इस बात ने मुझे हिम्मत दे दी। मैं दिन को तो यह काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह जगह कॉलेज के पास है। राहुल की नज़र पड़ती तो वह मेरे लिए अलग मुश्किल खड़ी कर देता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं काम रात के अंधेरे में करूँगी और फिर आधी रात को वहाँ जाती। आज आखिरी रात थी, बस कुछ चीज़ें रह गई थी मुझे मुकम्मल करनी थी। देखो, अब सब कुछ पूरा हो गया है। उसने खुशी से अपनी अलमारी खोलकर मुझे दिखाई तो मैं हैरान रह गई। हड्डियों का इंसानी ढांचा रखा हुआ था। यह असली हड्डियों का बना है। यह सोचकर तो मेरी रूह कांप गई। पता नहीं अवनी ने कैसे कैसे हिम्मत जुटाई थी। मैंने अवनी को सोने का कह दिया और खुद अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। मैंने अवनी से वादा किया था कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। मेरी नंद की पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने अपनी कोशिशों से उसकी शादी आरव से करवा दी। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.